बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका सबक नंबर 9 सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसकी आज हम मुकम्मल मश्क को हल करेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने इसके मुश्किल अल्फाज के मायनी, पढ़ाई, खुलासा और मरकज़ी ख्याल किया था। आज हम इस वीडियो में इसकी मुकम्मल मश्क को हल करते हैं। यहाँ से हमारी मश्क जो है ये शुरू हो रही है। सबसे पहले है पढ़ना। पतरस बुखारी की मिज़ाह निगारी की तकनीक, मकसद और असलूब के हवाले से दर्ज झैल इबारत गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात दें। यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें क्या है। असलूब के लुग़वी मानी हैं तर्ज, तरीका या रंग ढंग। रंग ढंग का मतलब नीला काला पीला नहीं, जो उसका रंग ढंग बयान करने का होता है वो। असलूब से मुराद किसी अदीब या शायर का तरीका या अदाए मतलब या ख्यालात के बयान का वो ढंग है जो किसी सिन्फ, नसर या शेरी की मौजूदा रवायात होती हैं में मुसन्नफ़ या शायर की इनफरादियत की वजह से वजूद में आया हो। जैसे हमने बहुत सारे शायरों को भी पढ़ा है, मुसन्नफ़ को नज़में पढ़ी हैं, गज़लें पढ़ी हैं, सबक पढ़े हैं, तो हर एक का जो असलूब है वो दूसरे से अलग नज़र आया है हमें कि इनफरादियत की वजह से वजूद में आता है। असलूब को मुसन्नफ़ शायर की शख्सियत का परतो और उसकी ज़ात का अक्स भी समझा जाता है। फ़िक्र व ख़याल को अल्फाज की सूरत में तहरीर की शक्ल दी जाती है तो असलूब जन्म लेता है, जिसे किसी तख्लीक कार का इनफरादी तर्ज़ नगारिश कहा जा सकता है कि उसका तहरीर करने का जो अंदाज़ है, चीज़ को बनाने का, लिखने का, शायरी का, इंशाइया का, नज़म का या नसर का, जिसकी वजह से वो दूसरे लिखने वालों से मुनफरद व मुमताज़ हो जाता है। यानी कि पतरस बुखारी को अपने मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए पतरस के मज़ामीन की वजह की बदौलत शोहरत हासिल हुई। डॉक्टर उस्मान ने कहा कि उनकी मज़ाहिया तहरीरों में हमें खालिस मिज़ाह की नहायत ही निखरी हुई और शश्ता सूरतें मिलती हैं। ये ऐसे मिज़ाह की मिसाल है जो किसी तंज़ व तारीज़ और तमस्खर से पाक नज़र आता है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, किसी का मजाक नहीं होता। शायद इसीलिए ये हल्के फुल्के शगुफ्ता रंग के मज़ामीन किसी का दिल जलाने और तहकीर के, किसी को कमतर जानना, तहकीर का एहसास दिलाने का बायस नहीं बनते, बल्कि इनसे फूटने वाला मिज़ाह और हंसी ज़िंदगी की ढेर सारी नागवारियों के ख़िलाफ़ एक फ़ितरी मुदाफ़त यानी कि एक ढाल बन जाता है कि हम उसमें ख़ुद को इतना वो नहीं समझते कि हम कहें कि सारा हमारा ही कसूर है। जब वो शायर अपने आप को लिखने वाला मुसन्नफ़ है, शायर है, क्योंकि तंज़ो मिज़ाह पे नज़में भी बहुत सारी लिखी गई हैं। जैसे हमने अनवर मसूद को पढ़ा, उनकी शायरी जो है वो भी तंज़ो मिज़ाह का बेहतरीन नमूना है। शायर हो, मुसन्नफ़ हो, अपने आप को भी उसमें शामिल कर लेता है। तो फिर क्या होता है, हमारे ऊपर वो चीज़ मुश्किल नहीं गुज़रती। जैसे अगर हम किसी से कहें कि तुम सुबह नहीं उठते, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम कहें कि हमें सुबह का उठना किस कदर मुश्किल लगता है या किस कदर मुहाल गुज़रता है जो सुबह का उठना है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वो बात ज़्यादा अच्छी लगेगी। यानी कि पतरस बुखारी के मज़ाहिया असलूब की खसूसियात में ज़ुबान व बयान का शश्ता और शाइस्ता इस्तेमाल, अफसानवियत, अंग्रेज़ी अदबियात और असलूब के असरात, तहरीफ निगारी और वाक़याती मिज़ाह, मुहावरात का बरजस्ता इस्तेमाल और किरदार निगारी वगैरह नुमायाँ हैं। डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूकी ने दुरुस्त कहा कि पतरस बुखारी का काम खेल दिखाना है। किसका खेल? लफ्ज़ों का खेल।
फ़िक्रों का खेल, चुस्त जुमलों का खेल, विट का खेल खेलता है, मौक़ों का खेल, ड्रामाई हालात का खेल। पतरस बुखारी का हर मज़मून यही खेल दिखाता है। अब ये वाले कुछ सवाल हैं, इनके हमने जवाब लिखने हैं। सबसे पहला सवाल है कि असलूब की तारीफ़ बताएं। असलूब के लुग़वी मानी तर्ज, तरीका या रंग ढंग हैं। अदबी इस्तिलाह में असलूब से मुराद किसी अदीब या शायर का ऐसा मुनफरद अंदाज़े बयान है जो उसकी शख्सियत का अक्स और उसके ख़यालात की अक्कासी करता है। जब कोई मुसन्नफ़ या शायर अपने ख़यालात को अल्फाज की सूरत में ढालता है तो उसका मख़सूस तर्ज़ निगारश असलूब कहलाता है, जो उसे दूसरों से मुमताज़ करता है। कि वो चीज़ जो उसे दूसरों से अलग करती है, मुमताज़ करती है, वो असलूब कहलाती है। पतरस बुखारी की तहरीरों में, यानी कि सवाल नंबर 2 है कि पतरस बुखारी की तहरीरों में हमें कौन सी सूरतें मिलती हैं। पतरस बुखारी की तहरीरों में खालिस मिज़ाह की नहायत निखरी हुई और शश्ता सूरतें मिलती हैं। उनका मिज़ाह तंज़ो तारीज़ और तमस्खुर से पाक होता है, जिसकी बदौलत उनके मज़ामीन कारी के दिल में कोई नागवारी पैदा किए बगैर खुशी और शगुफ्तगी का एहसास दिलाते हैं। अगला सवाल है, पतरस बुखारी का मिज़ाह किस किस्म के मिज़ाह की मिसाल है। पतरस बुखारी का मिज़ाह ऐसे खालिस मिज़ाह की मिसाल है जो तंज़ व तमस्खुर से पाक हो। उनके मिज़ाह में ज़िंदगी की तलखियों के ख़िलाफ़ एक फ़ितरी मुदाफ़ियत पाई जाती है और इनकी तहरीरें कारी के लिए, पढ़ने वाले के लिए खुशी और शगुफ्तगी का बायस बनती हैं। अगला सवाल है कि पतरस बुखारी के असलूब की खसूसियात क्या हैं। पतरस बुखारी के असलूब की नुमायाँ खसूसियात में शश्ता और शाइस्ता ज़ुबान व बयान, कि उनकी ज़ुबान और बयान जो है वो बहुत ही अच्छा है। अफसानवियत, अंग्रेज़ी अदबियात के असरात, क्योंकि ये बाहर के मुल्कों में भी इन्होंने तालीम हासिल की, तो अंग्रेज़ी अदबियात के भी इन पर असरात हैं। तारीफ़ नगारी, वाक़याती मिज़ाह, मुहावरात का बरजस्ता इस्तेमाल, के बहुत ही अच्छे मुहावरात जिस जगह पे उसका हक़ होता है इस्तेमाल करने का, वहाँ पे करते हैं, और किरदार निगारी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरस बुखारी अपनी तहरीरों में किस किस्म के खेल से तंज़िया और मज़ाहिया कैफियत पैदा करते हैं। पतरस बुखारी अपनी तहरीरों में लफ्ज़ों का खेल, फ़िक्रों का खेल, चुस्त जुमलों का खेल, विट का खेल, मौक़ों का खेल और ड्रामाई हालात का खेल दिखाते हैं, जो उनके मिज़ाह को मुनफरद बनाता है, कि उनके मिज़ाह को सबसे अलग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 है कि मतन को फ़हम के साथ पढ़कर बताएं कि पतरस बुखारी ने अपने मज़मून में हॉस्टल में रहायश पज़ीर तुलबा की ज़िंदगी के हक़ाइक़ बयान करने में किस हद तक कामयाबी हासिल की है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, क्योंकि आपने सबक सुनना है और इसको लाजमी पढ़ना है। जब तक हम सबक को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से नहीं गुजरेंगी। कि पतरस बुखारी ने अपने मज़ाहिया असलूब के ज़रिए हॉस्टल में रहने वाले तुलबा की ज़िंदगी के कई पहलुओं को नहायत खूबी से बयान किया है। यानी कि सुबह का उठना, लोगों से मिलना जुलना, नमाज़ पढ़ना और ना पढ़ना, कुछ लोगों का बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, कुछ का वक़्त पर ना उठना, यानी कि हर उसको ज़िंदगी के पहलू को टच किया है, जिससे कारी को ना सिर्फ तफरीह मिलती है बल्कि वो इन हालात से भी आगाह होता है जिनका सामना तुलबा को करना पड़ता है। पतरस ने तुलबा की रोज़मर्रा की मुश्किलात, मसलन वक्त पर ना उठने की आदत, खाने के मसाइल, इम्तिहानात की तैयारी के दौरान की जाने वाली जद्दोजहद और दोस्तों के साथ गपशप जैसी सरगर्मियों को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। वो हॉस्टल में रहने वालों के जज्बात,
उनकी शरारतों और आज़ादी के एहसास को भी उजागर करते हैं, जो हॉस्टल की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पतरस का अंदाज़े बयान इतना दिलचस्प है कि कारी को महसूस होता है जैसे वो खुद हॉस्टल की उस फ़िज़ा का हिस्सा है। इस तरह पतरस बुखारी ने नहायत उम्दगी से हॉस्टल में रहाइश पसीर तलबा की ज़िंदगी के हक़ाइक़ बयान करने में कामयाबी हासिल की है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 कि दर्ज झैल अबारात, ये वाली जो दी गई हैं 3 अबारात, हमने इनको पढ़ना है। पढ़कर पतरस बुखारी के तर्ज़ तहरीर की शिनाख्त करें कि उन्होंने किस तरह जुमलेबाजी और मौके की मुनासबत से अपने मज़ामीन में तंज़ो मिज़ाह पैदा किया। पहली इबारत है, कहते हैं कि किसी ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था। हदूद अरबा का मतलब है कि चारों तरफ से दीवारें होना, एक दरवाज़े लगे होना, जैसे गेट लगे हुए थे पहले लाहौर के इर्द गिर्द चारों तरफ दीवार होती थी, फसील जिसको कहते थे, तो ये हुआ करती थी। लेकिन तुलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपैलिटी ने उसको मनसूख कर दिया है। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या है, यानी कि बात हो रही है लाहौर की बढ़ती हुई आबादी की, और रोज़ बरोज़ वाक़या तर हो रहा है, यानी कि उसकी आबादी में डेली बेसिस पे इजाफ़ा हो रहा है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। यानी कि ये बड़ी हंसाने वाली बात है कि हालांकि पंजाब सूबे का नाम है और उसका दारुल खिलाफा लाहौर है, तो ये उसने क्या कहा है कि सूबे का नाम लाहौर होगा और दारुल खिलाफा जो होगा वो पंजाब होगा। यूँ समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर वरम नमूदार हो रहा है। वरम का मतलब है कि हर हिस्से का सूज जाना, सोजश हो जाना, लेकिन ये वरम मवादे फासद से भरा हुआ है। मवाद फासद से मुराद यहाँ इंसान है। देखें ये इंसानों के लिए इन्होंने किस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अब लाहौर के लोग तो ज़रूर गुस्सा करेंगे कि मवाद फासद से भरा हुआ है। गोया ये तोसी एक आर्ज़ा है जो उसके जिस्म को लाहक है, कि एक बीमारी हो गई है लाहौर को कि वो बढ़ता ही जा रहा है, और एक वक़्त आएगा कि लाहौर दारुल खिलाफा की बजाय सूबा, और सूबा जो है वो दारुल खिलाफा बन जाएगा। अब दूसरा इक़्तिबास है हमारा कि अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पैबंद लगा था जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफ़ा ऊपर को उठ जाता था और मेरा सर यूं झटके खा रहा था जैसे कोई मुतवातर थोड़ी के नीचे मुक्के मार रहा है। पिछले और अगले पहिए को मिलाकर चूं चूं फट फट चूं चूं की सदा निकल रही थी। जब उतराई पर साइकिल ज़रा तेज़ हुई तो फ़िज़ा में एक भूचाल सा आ गया। लोग चौंके। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। खड़ड़ खड़ड़ के बीच पहियों की आवाज़ जुदा सुनाई दे रही थी। एक ये है, ये भी एक तंज़ो मिज़ाज से भरपूर यानी कि मज़मून है। तीसरे नंबर पर है पतरस बुखारी के, अब ये दो हैं, अब ये इनका जवाब है कि पतरस बुखारी के तर्ज़ तहरीर में तंज़ो मिज़ाह पैदा करने के लिए मुबालगा आराई, नराली तशबीहात और जुमलेबाजी का शानदार इस्तेमाल नज़र आता है। वो मामूली वाक़यात और हालात को ऐसे दिलचस्प और मज़ाहिया रंग में पेश करते हैं कि कारी हंसी के साथ सोचने पर भी मजबूर हो जाता है। आइए दोनों इक़्तिबासात का जायज़ा लेते हैं। यानी कि जो पहली इबारत है लाहौर का जोग्राफिया, पतरस ने लाहौर की वुसअत को बयान करने के लिए तंज़िया मुबालगा आराई का सहारा लिया है। वो कहते हैं कि लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या है और रोज़ बरोज़ वाक़या तर हो रहा है। गोया लाहौर अपनी हदूद तोड़कर बढ़ता जा रहा है।
फिर लाहौर को एक जिस्म से तशबीह देकर उसके फैलाव को वरम यानी सोजन से ताबीर करते हैं जिसमें मवाद फासद भरा हुआ है। यहाँ वरम का इस्तेमाल नहायत चाबक दस्ती से किया गया है जो ना सिर्फ शहर के बेहंगम फैलाव की तरफ तंजिया उशारा है बल्कि इसमें मौजूद बद इंतज़ामी पर भी चोट है। अब दूसरा जो हमने पढ़ा है मरहूम की याद में, साइकिल के सफ़र को पतरस ने एक मज़ाहिया मुहिम बना दिया है। वो साइकिल के अगले पहिए को ऐसा करार देते हैं जो हर चक्कर पर सर को यूं झटका देता है जैसे कोई बार बार थोड़ी के नीचे मुक्के मार रहा हो। इसके अलावा साइकिल की आवाज़ को चूं चूं फट फट कहकर एक मुज़हिका खेज़ मंज़र खींचते हैं। माओं का अपने बच्चे को सीने से लगा लेना, फ़िज़ा में भूचाल जैसे आम जुमले कि जैसे फ़िज़ा में भूचाल आ जाता है या कोई सिलसिला आ जाता है तो माएँ बच्चों को सीने से लगा लेती हैं कि इस तरह से इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। आगे सवाल नंबर 4 है कि अगले सफ़े पे 2 अबारात दी गई हैं, एक ड्रामा दस्तक से और दूसरी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। दोनों अबारत की गर्ज़ व गायत और साख्त को पेश नज़र रखते हुए उनका मुनासिब और मोहतात मवाजना करना है और अंदाज़े बयान पर हमने तबसरा करना है अपने साथियों के साथ और मवाजने और तबसरे के दर्ज झैल जो नकात हैं वो पेश नज़र रखने हैं। नकात कौन से हैं, पहले उनको हम नुकात जो हैं पढ़ लेते हैं कि ड्रामा एक ऐसी कहानी होती है जिसे मकालमों और किरदारों की ये अबारतें अगर नहीं भी हम पढ़ते ना या बुक पे नहीं दी होती तो इसका मतलब नहीं है कोई भी अबारत जो पेपर में आती है उसका हम मवाजना और तबसरा उस पर कर लेंगे। यानी कि इतने हम सबक पढ़ चुके हैं, अक्सर में हमने मवाजना भी किया है, तबसरा भी किया है, तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये अबारत जो हैं किस सबक से हैं, इसमें तंसो मिज़ा है या जो भी अबारत आती है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। ड्रामा एक ऐसी कहानी होती है जिसे मकालमों और किरदारों की हरकत व सकनात के ज़रिए के ड्रामा क्या है जो हरकत के ज़रिए हरकत व सकनात के करके दिखाया जाता है। उसमें किरदार होते हैं, लोग होते हैं, स्टेज पे टीवी पे उसको किया जाता है। मौजू को किरदारों के मकालमों से वाज़िया किया जाता है। मौजू की मुनासबत से ड्रामे की फ़िज़ा बनाई जाती है कि जिस तरह का मौजू होता है उस तरह का माहौल बनाया जाता है। यानी ड्रामा जासूसी है, तारीख़ी है, रोमानवी या समाजी मौजू का हामिल है। किरदारों के हस्बे हाल मकालमे और दीगर मामलात को मद्देनज़र रखा जाता है। मकालमों के ज़रिए ड्रामे की पूरी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तंज़ो मिज़ाह में या हल्की फुल्की शगुफ्ता इंशाई तहरीरों में मुसन्नफ़ या मज़मून निगार लफ्ज़ों या मुज़हिका खेज़ सूरत हाल पैदा करता है। बाज़ औक़ात जुमलों के ज़रिए भी तंज़ या मिज़ाह की सूरत पैदा की जाती है। तंज़ में तहरीर की ज़ेरी सतह पे इस्लाह का पहलू भी पेश नज़र रखा जाता है, जबकि मिज़ाह में कोई तहरीर महज लुत्फ़अंदोज़ या महसूस के खुश होने के लिए तफरी के लिए होने के लिए लिखी जाती है। पहले नंबर पर है ये वाली तहरीर कि हमने अपनी हिम्मत और अव्वलुल अज़्मी को बहुत सराहा कि आज हम फ़ौरन ही जाग गए। दिल से कहा कि दिल भैया सुबह उठा तो महज ज़रा सी बात है कि सुबह उठना कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रा सी बात है। हम यूं ही इससे डरा करते थे। दिल ने कहा और क्या तुम्हारे तो यूं ही ओसान ख़ता हो जाया करते थे। हमने कहा सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें तो इनकी क्या मजाल है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों, कि हमारी बाकायदगी में दखल अंदाजी करें। इस वक्त लाहौर शहर में हज़ारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया व माफिया से बेखबर नींद के मज़े उड़ाते होंगे
और एक हम हैं कि अदाए फ़र्ज़ की खातिर नहायत शगुफ्ता तिबई और गुंचा देहनी से जाग रहे हैं। इन सब लफ्ज़ों की हमने रीडिंग वाली वीडियो में तफसील से बात की है। भाई क्या बरखुदार सआदत आसार वाक़या हुए हैं, इस जुमले का भी उसमें मैंने बताया है कि इसका क्या मतलब होता है। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो इसे ज़रा यूं ही सलेहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे। ये दूसरी इबारत है दस्तक वाली जो हमने इस पे वीडियो हम कर चुके हैं कि बेगम तेज़ हवा का शोर है, ज़्यादी तेज़ हवा दरवाज़े पर दस्तक दिया करती है, तुम जाकर देखो तो ज़रा। बेगम मैं कहती हूँ कोई नहीं, ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हैं। ज़ैदी ज़रा सुनो तो, साफ बिल्कुल साफ दस्तक नहीं तो और क्या है। बेगम आपका वहम है, ज़ैदी देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये वहम है क्या। फिर उठने की कोशिश करते हैं, बेगम उनका हाथ पकड़ लेती हैं। बेगम खुदा के लिए लेटे रहें, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का ज़रा ख्याल करें। ज़ैदी तुम एक मर्तबा जाकर देख नहीं आती। बेगम मैं जानती हूँ दरवाज़े पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। वो सर को इस तरह से जैसे कोई बेकार का काम समझती हैं तो इस तरह से उठ के दरवाज़े पे देखने जाती हैं। अब ये क्या है, इधर इबारत नंबर 1 है और ये 2 है। ये इसके पहलू हमने लिखे हैं कि सिन्फ़, इसकी जो सिन्फ़ है जो हमने पहली इबारत पढ़ी है कि जो हमारे आज के सबक से कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली उससे है, ये क्या है, इंशाइया तंजिया ओ मिज़ाया नसर है। और दूसरी जो है बेगम ज़ैदी वाली, ये ड्रामा है, मुकालमाती कहानी है, ये सबक हमारा दस्तक है उससे है। अंदाज़े बयान ख़ुद कलामी है, तख़ीलाती तख़य्युल पर मबनी है, तख़ीलाती गुफ्तगू है, मज़ाया अंदाज़ है। जो दूसरी है ये मकालमे के ज़रिए संजीदा फ़िज़ा की तश्कील है। मौज़ू की जो नोयत है रोज़मर्रा की सुस्ती, काहली और ख़ुद फ़रेबी पर मज़ाहिया तनकीद है, बिल्कुल ये इसी तरह से है। और जो दूसरी है इसमें खौफ है, वहम है और एक संजीदा या पुरअसरार सूरत हाल की अक्कासी है। किरदार मुतकल्लम मुसन्नफ़ यानी कि ख़ुद है और दिल के साथ फ़र्ज़ी मुकालमा है। और इसके जो किरदार हैं ड्रामे के, ज़ैदी और उसकी बेगम है, ये वाज़िया किरदार हैं और अमली गुफ्तगू है। साख्त ख़ुद कलामी है, रवानी ख़याली गुफ्तगू हल्की फुल्की मिज़ा है। मुनज़्ज़म मुकालमे, अमली हरकत, ड्रामाई कशमकश। फ़िज़ा इसकी क्या है कि हंसी खुशी, तंज़िया, गैर संजीदा मगर इस्लाही पहलू रखती है कि हमें सुबह उठना चाहिए, वक़्त की कदर करनी चाहिए, ये इस्लाही पहलू है इसमें। कि ये संजीदा है, तजस्सुस खेज़, ड्रामाई तनाव से भरपूर है। गर्ज़ व गायत यानी कि मकसद, कारी को तफरीह फराहम करते हुए सुस्ती और काहली जैसे मसाइल की निशानदही करती है। फ़र्द के नफ्सियाती दबाव, वहम और खौफ के पस मंज़र में समाजी तनकीद और इंसान की बेबसी का इजहार है। इसके बाद है लिखना। ये सवाल नंबर 5 है हमारा। ये एक कालम दिया हुआ है जिस पर हमने तनकीद व तबसरा करना है कि जैसे अखबारों में ख़बर छपती है, बारिशों के दौरान के लाहौर में मूसलाधार बारिश, 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। ये ख़बर आपने भी सुनी होगी, अक्सर हम भी सुनते हैं। तो इस पे आपने तबसरा करना है, तनकीद करनी है। दूसरा है 14 अगस्त आज़ादी का दिन। जिस तरह से इसमें हम कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, इसको हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। ये दिन बहुत हम जोश व खरोश से मनाते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, हम आज़ाद नहीं थे, हम अल्लाह को मानते हैं, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद, ये सब चीज़ें इसमें हमने बयान कर देनी है, इस पर डिस्कस कर लेनी है, तबसरा कर देना है, अपनी बात को हमने पेश कर देना है इस हवाले से।
इसके बाद है तलखीस नगारी। तलखीस नगारी क्या होती है कि एक इबारत जो काफ़ी बड़ी है, उसमें कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें या उसमें जो कुछ भी ऐड है उसको हमने क्या करना है, उसको कम करना है, लेकिन उसका जो असल मतलब है उसको हमने बरकरार रखना है। ये इसी का दिया हुआ है कि तलखीस का मतलब किसी तवील इबारत को इख्तिसार के साथ इस तरह लिखना कि उसका कोई अहम निकता छूटने ना पाए। ये नहीं है कि जो इबारत का मकसद है हम उसको स्किप कर दें। तलखीस की तवालत आम तौर पर असल इबारत से कम यानी 1/3 होती है। तलखीस में असल इबारत के असलूब को कायम रखना ज़रूरी नहीं। असलूब वो ना हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने नहीं छोड़ने होता है। इसे अपने अंदाज से और अपने अल्फाज में लिखना चाहिए। असल इबारत में दी गई मालूमात और वाक़यात की तरतीब भी बरकरार रखनी चाहिए। तलखीस के दौरान असल इबारत के अहम नकात में तरमीम, इजाफ़ा, कमी या पेशी नहीं की जा सकती। अगर इबारत मुतअद्दिद पैराग्राफ़ों पर मुश्तमिल हो तो तलखीस एक ही पैरे में की जा सकती है। तलखीस में तवील जुमलों की बजाय मुख्तसर जुमले लिखे जाते हैं। यानी कि अब ये वाली हमारी इबारत है, इसकी हमने तलखीस करनी है कि एशिया की तमाम कौमें यही समझती रही हैं कि अच्छा बादशाही रियाया की तरक्की और खुशी का ज़रिया होता है। यूरोप के लोग जो एशिया के लोगों से ज़्यादा तरक्की कर गए थे, ये समझते थे कि एक उम्दा इंतज़ाम कौम की इज़्ज़त, भलाई और खुशी और तरक्की का ज़रिया है। ख्वाह वो इंतज़ाम बाहमी कौम के रस्म व रवाज का हो या गवर्नमेंट का, और यही सबब है कि यूरोप के लोग कानून बनाने वाली मजलिसों को बहुत बड़ा ज़रिया इंसान की तरक्की व बहबूद का ख्याल करते हैं, कि बहुत बड़ा ज़रिया इंसान की तरक्की और बहबूदी का ख्याल करते हैं। उनका दर्जा सबसे आला और नहायत बेशबहा समझते हैं कि इसका जो दर्जा है वो बहुत आला है और ये बहुत कीमती है, तरक्की का ज़रिया है। मगर हकीकत में ये सब ख्याल गलत हैं। अब इसकी तलखीस हमने करनी है कि एशिया की कौमें बादशाह को तरक्की और खुशहाली का ज़रिया समझती थी, जबकि यूरोप के लोग उम्दा इंतज़ाम को कौम की भलाई और तरक्की का सबब मानते थे। चाहे वो इंतज़ाम मुआशरती हो या हुकूमती, यूरोप में कानून साज मजालिस को इंसान की बेहतरी का अहम ज़रिया समझा जाता था, लेकिन दर हकीकत ये तमाम ख्याल गलत हैं। इसके बाद है लुगत और थिसॉरसिस का इस्तेमाल। उर्दू ज़बान व अदब का मुतालिया करते हुए हमारे सामने बहुत से ऐसे अल्फाज आते हैं जो हमारे लिए गैर मानूस होते हैं, कि यानी कि हमने वो लफ्ज़ कभी नहीं सुने होते, हम उनके मानी से मतलब से किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते, और हम न सिर्फ उनके मानी व मतलब से वाकिफ़ नहीं होते बल्कि इस बात से भी बेखबर होते हैं कि उन अल्फाज की असल क्या है, कि वो लफ्ज़ जो हैं वो कहाँ से निकले हैं, किस ज़ुबान से हैं, किस तरह से वो हमारी ज़ुबान में आए, वो कहाँ से किस ज़ुबान से आए हैं और उर्दू में आकर उन्होंने क्या शक्ल इख्तियार की। इसी तरह उनके लुग़वी और इस्तिलाही माना या मानी क्या है और उनके इस्तेमाल का तरीका क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए हमें लुग़त का सहारा लेना पड़ता है, लुग़त का सहारा लिया जाता है। थिसॉरसिस लफ्ज़ों का इर्तिका बयान करता है। थिसॉरसिस यानी कि जो है, थिसॉरसिस जो है ये यूनानी ज़ुबान से अंग्रेज़ी में आया। जो थिसार्स है ये यूनानी ज़बान से अंग्रेज़ी में आया और इसका मतलब है ज़ख़ीरा या ख़ज़ीना। बाद में ये लफ्ज़ ख़ज़ीनाए अल्फाज के मानों में इस्तेमाल होने लगा। थिसारस हमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और तसव्वुरात के बारे में मुनासिब लफ्ज़ों की फ़हरिस्त मुहैया करता है। मसलन अगर हम सड़क के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो थिसारस हमें इस तरह के अल्फाज मुहैया करेगा।
पगडंडी, राह, रास्ता, सहारा, खियाबान, हाईवे, रोड, ज़ैली सड़क वगैरह वगैरह। हमारा आखिरी सवाल है कि ये वाले जो लफ्ज़ हैं इसके हमने वाक़फ़ियत हासिल करनी है। थिसारस और लुग़त का इस्तेमाल करते हुए इनके मानी लिखने हैं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और फ़हम के साथ इन पर अराब भी लगाएं। जैसे क्या है गदर का मतलब बगावत, सरकशी। जमगट्ठा बहुत से लोगों का हजूम, मजमा। आगे है मुराकबा, तवज्जो, ध्यान। वागुज़ाश्त कब्ज़े से छुड़ाया हुआ। कमसन छोटी उम्र का। मग़मूम गमगीन, अफसरदा। सलाह मशवरा। मुकल्लफ़ पुरतकल्लुफ़ सचा हुआ। लश्कर फ़ौज, हजूम। छप्पर घास फूस की छत को छप्पर कहा जाता है। जी, इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।